Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the connected class of chemistry. I am your online chemistry teacher. आज का जो लेक्चर होगा कुछ हमने समराइज़ करना है जितनी हमने इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ी हैं हैलाइड्स कंपाउंड की। अब सबसे पहले रिवाइज तो आपने कर लिया होगा। यहाँ पे आपने ये देखना है कि हैलाइड हम किसे कहते हैं, हैलाइड क्या होता है। जो आपका पीरियोडिक टेबल तो आपने सीखा होगा 9th क्लास के अंदर, तो कुछ आपको याद होगा कि हम 7A ग्रुप को क्या कहते थे, 7A को हैलोजेंस। अब हैलोजेंस के जितने कंपाउंड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हैलाइड्स, हैलाइड। और हैलाइड्स क्या होते हैं जिसमें इसको X से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम क्लोरीन को लेते हैं तो क्लोरीन अगर माइनस में जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, क्लोराइड। ठीक है। अब यहाँ पे हैलाइड कंपाउंड मीन के इसमें हैलोजेंस शामिल होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया था NaCl। अब इसमें कुछ चीज़ें वो सम अप करेगा, वो आपने याद रखना है। जैसे ये लिख रहा है कि हैलोजन एटम कौन कौन से हो सकते हैं, क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड या आयोडाइड हो सकता है। लेकिन हमने जितनी इलेक्ट्रोलाइसिस की हैं डाइल्यूट की या कंसनट्रेटेड की, उसमें हमने सोडियम क्लोराइड को यूज़ किया था। ठीक है। और उसके बाद जो है वो कुछ हमने आगे चलें तो कॉपर सल्फेट की भी इलेक्ट्रोलाइसिस की थी, लेड क्लोराइड की भी इलेक्ट्रोलाइसिस की थी। लेकिन हम यहाँ पे किन चीज़ों का सुमेशन करेंगे जिसमें हैलोजेंस इस्तेमाल हुआ हो, जैसे कि NaCl है। उसके बाद जो पहला है कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट हैलाइड सॉल्यूशन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है किसके हवाले से, MCQs और शार्ट क्वेश्चन के हवाले से। शार्ट क्वेश्चन यहाँ से कैसे जनरेट हो सकता है या MCQ कैसे जनरेट हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमने सीखा था कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट हैलाइड सॉल्यूशन, हैलाइड सॉल्यूशन मीन के NaCl को आप यूज़ कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, और ये क्या है, डाइल्यूट मीन के इसमें जो सॉल्यूट की वैल्यू है वो कम से कम है, वाटर की वैल्यू ज़्यादा है। अब यहाँ पे आपने ये बताना है कि एनोड के ऊपर कौन सी गैस जमा होगी और कैथोड के ऊपर क्या गैस जमा होगी या कोई मेटल यहाँ पे डिपॉजिट होगा। तो हमने ये सीखा था कि एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीजन गैस इज़ यूजली प्रोड्यूस बिकॉज वाटर ब्रेक्स डाउन इनटू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आयन। आपने सिर्फ यहाँ पे क्या याद रखना है कि यहाँ पे कौन सी गैस जमा होगी, एनोड के ऊपर ऑक्सीजन, और कैथोड के ऊपर कौन सी गैस जमा होगी, हाइड्रोजन, H2 गैस, ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस एज वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिड्यूस टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड हाइड्रो ऑक्साइड आइंस। ठीक है। अब इसने एग्जांपल क्या दी है कि अगर आप इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हो NaCl, द प्रोडक्ट्स आर एनोड के ऊपर ऑक्सीजन और कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन। अब ये हो सकता है MCQ यहाँ पे जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि what is the gas produced at anode during the electrolysis of dilute halide solution। तो आपने फिर बताना है कि एनोड के ऊपर कौन सी गैस डिपॉजिट हो रही है, ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है। ये सारी चीज़ें हम तफसीली डिस्कस कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे उस चीज़ को सम अप किया जा रहा है कि NaCl अगर डाइल्यूट होता है तो एनोड या कैथोड के ऊपर कौन सी गैसें आएंगी, एनोड के ऊपर ऑक्सीजन और कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस आएगी अगर आप डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड यूज़ करते हो। उसके बाद है दूसरा कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसनट्रेटेड हैलाइड सॉल्यूशन। अब कंसनट्रेटेड अगर आप यूज़ करेंगे तो एनोड और कैथोड के ऊपर कुछ थोड़ी बहुत चेंज आएगी। अब एनोड के ऊपर पहले जो डाइल्यूट था उसके ऊपर ऑक्सीजन आ रही थी, जब आप कंसनट्रेटेड यूज़ करोगे तो ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, यहाँ पे हैलोजेंस में से। अगर आप हैलोजन क्लोरीन यूज़ कर रहे हो तो क्लोरीन गैस आएगी, ब्रोमीन यूज़ कर रहे हो तो ब्रोमीन गैस आएगी, आयोडीन यूज़ कर रहे हो तो आयोडीन गैस आएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम NaCl को यूज़ कर रहे हैं तो एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस आएगी। अगर आप NaBr यूज़ कर रहे हो तो एनोड के ऊपर कौन सी गैस आएगी, Br2। अगर आप NaF यूज़ कर रहे हो सोडियम फ्लोराइड तो एनोड के ऊपर कौन सी गैस आएगी, फ्लोरीन। लेकिन कैथोड के ऊपर सेम रहेगा दोनों केसेस में।
चाहे वो डाइल्यूट हो चाहे वो कंसनट्रेटेड हो। कैथोड के केसेस में दोनों डाइल्यूट कंसनट्रेटेड NaCl फॉर एग्जांपल, ठीक है। अगर आप कंसनट्रेटेड NaCl को यूज़ करते हो तो क्या हो जाएगा, कंसनट्रेटेड NaCl, तो दोनों केसेस में कैथोड के ऊपर जो गैस आएगी वो हाइड्रोजन आएगी, लेकिन कंसनट्रेटेड के केस में एनोड पे हैलोजन डिपॉजिट होगा इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर गैस। क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद इसके की रूल्स क्या हैं वो आपने याद रखने हैं। जो अभी हमने चीज़ पढ़ी है कि डाइल्यूट के केस में डाइल्यूट अगर होता है तो ऑक्सीजन एट एनोड, कंसनट्रेटेड में हैलोजेंस एट एनोड। मैंने अभी आपको बात बताई है कि डाइल्यूट अगर आप NaCl यूज़ करते हो वर्सेस कंसनट्रेटेड NaCl यूज़ करते हो, कंसनट्रेटेड NaCl। अब जो एनोड है, एनोड के ऊपर जो आपने याद रखना है, एनोड में यहाँ पे क्या आ जाएगा, O2 गैस आ जाएगी। इसके एनोड पे क्या आ जाएगा, Cl2 हो सकता है, Br2 हो सकता है, I2 हो सकता है। मतलब क्या होगा, यहाँ पे हैलोजन आएगा। उसके बाद अगर आप आगे चलें नेक्स्ट, तो उस केस में जो कैथोड है दोनों का, कैथोड में दोनों केसेस में सेम आएगा। कैथोड पे कौन सी गैस डिपॉजिट होगी, H2 गैस। इस केस में भी क्या होगा, H2 गैस, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन में ये पार्ट आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको बोर्ड क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है। आपको बोर्ड जो है वो चीज़ें नज़र आ रही हैं तो उसको आप नोट कर लें, स्क्रीन शॉट करना है तो कर लें। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो एक नया टॉपिक है, ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस हमने पढ़ा था इसकी एप्लीकेशन, कि ये इलेक्ट्रोलाइसिस कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, ठीक है। बोर्ड तो क्लियर है, हमारे पास जो स्क्रीन है उसमें क्लियर चीज़ें आ रही हैं, इसको नोट कर लें। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, दोनों केसेस में आपने याद रखना है कैथोड पे हाइड्रोजन आएगी इन बोथ केसेस, जो मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दिया है। इसका जो लुब्बे लुबाब था वो ये एक टेबल की फॉर्म में आपके सामने है। ये जो चीज़ थी, जितनी हमने इलेक्ट्रोलाइसिस की हैं हैलाइड्स कंपाउंड्स के हवाले से, उसका एक क्या था कि एक थीम आपके सामने आ गया। अब ज़रा हम चलते हैं, आज का जो मेन टॉपिक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अच्छा, इलेक्ट्रो मीन के उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी है, और प्लेटिंग मीन के प्लेट किसी एक मेटल का सरफेस किसी दूसरी मेटल के सरफेस के ऊपर चढ़ा देने को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेट। और ये जो फिनोमेना होता है, ये जो प्रोसेस होता है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर होगा, ठीक है। क्लियर, बाकी ठीक है। अच्छा, दोबारा से डेफिनीशन, डीप डिपोजिशन यूजिंग द सेम इलेक्ट्रोड्स। अब ये कि अगर आपने इलेक्ट्रोड्स को सेम यूज़ करना है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान, अब सेम इलेक्ट्रोड से क्या मुराद होगा कि आपने एक इलेक्ट्रोड्स को तोड़ना है, उसका जो सरफेस होगा वो किसी दूसरे सरफेस के ऊपर आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे पास आयरन है, डेली लाइफ के अंदर हम यूज़ करते हैं क्रोम सरफेस, ठीक है, जिसके ऊपर ऐसे आपने मेटल घर में यूज़ किया है, जो आपके घर में एसेसरीज़ होती हैं, वो आजकल उसका सरफेस शाइनी होता है, ऐसे हमें फ़ील होता है जैसे कि ये स्टील का है, लेकिन वो ओरिजिनल स्टील नहीं होता, उसके ऊपर क्रोमियम का मेटल सरफेस इलेक्ट्रोप्लेट किया होता है, ठीक है। जब वक्त के साथ साथ अगर आप घर में कोई एसिड या इस तरह की चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, उसके फ्यूम्स उड़ के उस क्रोम सरफेस के साथ रिएक्ट करते हैं, तो उसका जो शाइनी सरफेस है वो वक्त के साथ साथ ब्लर होना शुरू हो जाता है, शाइन कम होना शुरू हो जाती है। जबकि स्टेनलेस स्टील जो है उसकी शाइन जो है ख़त्म नहीं होती। उसके बाद जैसे फीमेल्स जो हैं, कुछ जो ज्वेलरी होती है उसके ऊपर हम गोल्ड वाटर डिपॉजिट करते हैं, ओरिजिनल ज्वेलरी नहीं होती, जो जिसे हम कह सकते हैं जैली सोना है, उसके ऊपर कोई और मेटल आप यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर आप लेयर चढ़ा देते हैं गोल्ड की, तो वो भी किस प्रोसेस के थ्रू होता है,
इलेक्ट्रो प्लेट के थ्रू। उसके बाद टिन प्लेटिंग कैंस जो होते हैं, आजकल आप ये कैंटीन पे जाते हो, वहाँ पे आपको बॉक्सेस मिलते हैं टिन प्लेट। जैसे आपने पार्सल लेके जाना है, कोई चाट है, कुछ तरह की चीज़ है जो कि आपने टेक अवे करनी है, तो उसको भी आप जो पार्सल लेके जाएंगे, टिन प्लेटेड बॉक्सेस या टिन प्लेटेड कैन। बॉक्सेस तो ये हो गए। अब टिन प्लेटेड कैन कहाँ यूज़ होते हैं? जैसे आपकी जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उसमें टिन प्लेटेड कैन हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वक्त के साथ साथ जैसे उसमें लिक्विड होता है, तो टिन प्लेटेड जो सरफेस होता है उसको क्रूजन नहीं होती, जंग नहीं लगता, काफ़ी अरसे तक उसके अंदर लिक्विड जो है वो सरवाइव कर सकता है, और जो मेटल है वो भी सरवाइव कर सकता है, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन समझाई कि अगर आप क्या करते हैं तीन, और ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से समझना है। सबसे पहले जो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है यूज टू डिपॉजिट वन मेटल ऑन अनदर मेटल इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेट। एक मेटल को दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉजिट करना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और इसमें जो सेल यूज़ होता है उसको हम क्या कहेंगे? यस, कुछ कार टायर रिम्स के अंदर भी हम जो शाइनी सरफेस देते हैं उसमें भी इलेक्ट्रोप्लेट किया होता है बाज़ जगहों पे। तो ठीक है, अहमद रऊफ़ आपने एग्जांपल बताई। एन ऑब्जेक्ट कैन बी इलेक्ट्रोप्लेट। अब हम पहले तो हो गए इसकी डेफिनेशन कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है, कैसे हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। उसके बाद इसको आपने प्रोसीड कैसे करना है, कैसे आपने इसकी असेंबली को सेट करना है। अब यहाँ से एमसीक्यू जनरेट हो सकता है कि वो मेटल जिसको आप इलेक्ट्रोप्लेट करना चाहते हैं उसको आप एनोड बनाएंगे या कैथोड बनाएंगे, तो वो हमेशा क्या बनता है? कैथोड। ये आप याद रखेंगे, यहाँ से एक एमसीक्यू जनरेट होता है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर आपने सरफेस को डिपॉजिट करना है, ठीक है। जैसे आयरन है तो उसके ऊपर आपने क्रोमियम को डिपॉजिट करना है, तो आयरन को आप क्या बनाएंगे? कैथोड। हमेशा जिसके ऊपर हमने मेटल सरफेस को डिपॉजिट करना है उसको कैथोड बनाएंगे। वो इस लाइन के अंदर मौजूद है, कंटेनिंग आइंस ऑफ द प्लेटिंग मेटल। उसके बाद क्या है कि द प्लेटिंग मेटल इज़ मेड एनोड, जो कि जिसने आना है उसको हम क्या बनाएंगे? एनोड बनाएंगे, ठीक है। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक अ थिन लेयर ऑफ एनोड मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या है कि थिन लेयर ऑफ एनोड मेटल। एनोड मेटल वो होगा जो टूट के आएगा और किसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा? दूसरे मेटल के ऊपर, जिसको हमने क्या बनाया हुआ है? कैथोड, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसका इंट्रोडक्शन तो समझ लिया। अब हम जाएंगे एक पहली जो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की, वो है हमारे पास जिंक प्लेटिंग। अब जिंक प्लेटिंग क्या है और इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जिंक प्लेट हुआ सरफेस कहाँ डेली लाइफ में हमें मिलता है, तो इसको हम ज़रा पहले देखते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपने इलेक्ट्रोप्लेटिंग के हवाले से पढ़ना है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में सबसे पहले आप क्या देखेंगे कि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो कौन सी चीज़ होगी, और इसके कुछ नुकसानात भी हैं वो भी ज़रा हम देखेंगे। तो सबसे पहले है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यहाँ तक अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग के हवाले से तो वो मुझसे पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम एक पहली इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है जिंक प्लेटिंग उसकी तरफ मूव करेंगे। तीन हमने पढ़नी है, एक क्रोमियम है, जिंक है और टिन है, ठीक है। जिंक को पहले हम स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पहला जो है यहाँ पे जब आप जिंक प्लेटिंग करोगे स्टील के ऊपर, तो स्टील को आप क्या बनाएंगे? कैथोड बनाएंगे, और जो दूसरा मेटल है जिंक, जिंक को आप क्या बनाएंगे? जिंक जो होगा वो एनोड होगा। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट आप यूज़ करोगे वो पोटाशियम जिंक साइनाइड है। अब ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है भाई, जो आप जिंक प्लेटिंग करते हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज़ हो रहा है, तो जिंक पोटाशियम साइनाइड। ये एक कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स है जिसमें दो चीज़ें ऐड हुई हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो ब्रैकेट वाला पार्ट होता है जैसे के है और इसके साथ ब्रैकेट लगी हुई है,
अब के जो है वो मेटल है, पॉजिटिव होगा, जो ब्रैकेट वाली चीज़ है वो नॉन मेटल के तौर पे एक्ट करेगी और ये क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे कंटेनिंग लिटिल सोडियम साइनाइड इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें आप एक्स्ट्रा चीज़ क्या यूज़ करेंगे, सोडियम साइनाइड। अब क्या होगा कि द स्टील ऑब्जेक्ट इज़ मेड ऑफ कैथोड। ये मैंने ऊपर लिख दिया है कि जिसको आप इलेक्ट्रोप्लेट करेंगे वो हमेशा कैथोड होगा, उसको आपने याद रखना है। During the electrolysis, zinc at the anode enters the solution and object zinc Zn ion। अब यहाँ पे इसने वो बनाया तो नहीं है, क्या कहते हैं उसे, एक जो सेल है, सेल कैसे होगा, थोड़ा सा आपने जगह मेरे पास यही है, आपने इसको गौर से देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे या एक काम करते हैं, टेबल सेल बना लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा जो है वो समझ आ जाए, ठीक है। ठीक हो गया। अब उसके साथ हम क्या करते हैं, एक साइड पे हम क्या लगाएंगे, ये एक इलेक्ट्रोड आ गया और दूसरी साइड पे दूसरा इलेक्ट्रोड आ गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपने बैटरी को यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये पॉजिटिव है और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो इसके साथ आप क्या लिखेंगे। अब आपने थोड़ा सा ध्यान करना है कि अगर इसको हम बैटरी के पॉजिटिव के साथ जोड़ रहे हैं तो ये एनोड बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, कैथोड। अब हमने ये सीखा था कि कैथोड कौन सी चीज़ बनेगी जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेट करेंगे, और ये क्या हो जाएगा, स्टील। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिंक। जिंक क्या हो जाएगा, एनोड। और इसके अंदर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ कर रहे हैं, वो भी आपने ये ज़रा देखना है। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे पोटाशियम के आइंस मौजूद होंगे, ठीक है, जिंक के आइंस मौजूद होंगे, और जो आप यूज़ कर रहे हैं K2Zn यहाँ पे आप जो इलेक्ट्रोलाइट आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, ठीक है। साइनाइड के भी आइंस मौजूद होंगे। अब होगा क्या कि जब ये यहाँ से जिंक ब्रेक डाउन होगा, जिंक कैसे ब्रेक डाउन होगा कि पहले इसका सरफेस ये सारा आपको नज़र आ रहा है, ये पूरा, जब ये ब्रेक डाउन होगा तो इसका सरफेस आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा, मतलब कि ये टूट के जिंक के आइंस यहाँ पे एक्स्ट्रा होते जाएंगे, और वो क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सारे के सारे किस तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, सारे के सारे जो जिंक हैं इसके ऊपर इसका सरफेस आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। जितना ये सरफेस इसके ऊपर आएगा, अब क्या हो रहा है कि जिंक यहाँ से ब्रेक डाउन होने के बाद कहाँ पे आ रहा है, स्टील के ऊपर, तो वो क्या इसको कवर कर लेगा। कवर मीन कि इसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेट होना शुरू हो जाएगा। तो इस सेल की आपको समझ आ गई है, नहीं तो हम फिर जाते हैं रिएक्शंस की तरफ। जो इसकी ब्रेक डाउन है, जो इलेक्ट्रोलाइट है ये कैसे टूट रहा है, इस पे से कौन कौन से आइंस बन रहे हैं। जल्दी से अगर आपका यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे आप बताएं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जो अभी हम बात डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो अब ज़रा वापस आ जाएं कि जहाँ से हमने शुरू किया था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है वो पोटाशियम जिंक साइनाइड है। जब ये आयनाइज होगा तो इससे पोटाशियम का आयन जनरेट होगा और जिंक साइनाइड एनाइन जनरेट होगा। अब दोबारा से जिंक साइनाइड ब्रेक डाउन होगा तो जिंक किस में चला जाएगा, Zn2 पॉजिटिव और Cn नेगेटिव साइनाइड आइंस जनरेट होंगे। साइनाइड क्या है, एक तरह का पॉइज़न है, ठीक है। ये हार्मफुल होता है, इसमें एक ड्रॉबैक भी है, हार्मफुल है साइनाइड आइंस।
तो ये आपने याद रखना है कि ये हम यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन इसका जो प्रोसेसिंग है, इसका अगर हम ख़ाम वेस्ट किसी नदी नाले में फेंक देते हैं तो वहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ है उसके लिए वो केमिकल हद से ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, वो सारी की सारी लाइफ जो है वो ख़त्म हो सकती है। उसके बाद क्या हो रहा है कि आपने यहाँ पे एनोड और कैथोड के ऊपर रिएक्शंस बताने हैं। अब यहाँ पे एनोड के ऊपर जो ऑक्सीडेशन थी कि जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके किस में जा रहा था, Zn2 पॉजिटिव के अंदर, और कैथोड में वही Zn2 पॉजिटिव किसके ऊपर जाकर डिपॉजिट हो रहा था, कैथोड के ऊपर। जब कैथोड के ऊपर जाएगा तो कैथोड इसको इलेक्ट्रॉन देगा और वो किस में चला जाएगा, Zn के अंदर दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो सोडियम साइनाइड यूज़ कर रहे हैं, अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सोडियम साइनाइड, तो यहाँ पे इसने बात लिखी है कि सोडियम साइनाइड प्रिवेंट्स द हाइड्रोलाइसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अब ये किसकी इलेक्ट्रोलाइसिस को रोकता है, ये जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस को रोकेगा। ये नहीं है कि पोटाशियम और साइनाइड जो है वो इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करना शुरू कर दें, ये इनकी इलेक्ट्रोलाइसिस को रोकता है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सोडियम साइनाइड। अब यहाँ पे जो एनवायरमेंटल इशू है इसका, वो अगर आप देखें तो अवेयरनेस अगेंस्ट पोल्यूशन। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि साइनाइड आइंस आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक, देयरफॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग साइनाइड आइंस मस्ट नॉट बी ड्रॉप इनटू द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग फिश एंड अदर एनिमल्स। तो ये साइनाइड एक तरह का पॉइज़न है, इसको आप नदी नाले में या करीबी किसी जो स्ट्रीम है उसके अंदर, फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं वो काम कर रही हैं, किसी नदी नाले के पास हैं, तो वो क्या करेंगे अपना वेस्ट करीबी पानी के अंदर डाल देती हैं, जिससे वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ है वो ख़त्म हो सकती है। तो यहाँ पे इसने आपको प्रिकॉशंस दी हुई है कि अगर आपके पास इस तरह का मटेरियल आ जाता है तो उसको आप बाकायदा से ट्रीट करके डिकम्पोज करें, ठीक है। उसके बाद एक साइड बॉक्स है, उससे पहले साइड बॉक्स से पहले हमने क्या करना है, आपसे क्वेश्चन लेने हैं। अगर आपको कोई इशू है तो वो मुझसे आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। 2 मिनट हैं आपके पास, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे आप बताएं, ठीक है। कुछ बच्चों ने कहा है कि डायग्राम, और कुछ का है जी लास्ट पॉइंट से आपकी क्या मुराद है वो मुझे बता दें। अच्छा, डायग्राम में ये है कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है जिसमें हम जो यूज़ कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट आपके पास है जो हमने यूज़ किया, पोटाशियम जिंक साइनाइड, और ऊपर बैटरी है। एक साइड पे जो हम जिंक को हम एनोड के तौर पे यूज़ करेंगे, बिकॉज के इसको हमने तोड़ के इस सरफेस के ऊपर लेके आना है, जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोप्लेट करना है उसको हम क्या करेंगे, कैथोड बनाएंगे, और स्टील एज अ कैथोड यहाँ पे काम करेगा। मतलब हमने स्टील के ऊपर जिंक का सरफेस डिपॉजिट करना है। अब जो यहाँ पे आइंस बनेंगे, जैसे K2Zn है और उसके बाद CN4 है, तो जब ये ब्रेक डाउन होगा तो ये किस में चला जाएगा, K पॉजिटिव Zn, उसके बाद क्या आ जाएगा CN4, और उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, -2 चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, और इसके साथ आप 2 लगा देंगे। अब दोबारा से जो जिंक साइनाइड है ये ब्रेक डाउन होगा और इससे आइंस क्या बनेंगे, Zn+2 और साथ में CN1-, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आइंस यहाँ पे डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आइंस जो हैं वो Zn भी आ गया, पोटाशियम भी आ गया, जिंक भी आ गया, और साइनाइड भी मौजूद होगा। उसके बाद इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ की जाती है, सोडियम साइनाइड, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब होगा क्या, जब आप बैटरी को ऑन करोगे तो यहाँ से जो ये वाली प्लेट है ये आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो जाएगी, इसका सरफेस कम होना शुरू हो जाएगा, ये श्रिंक करना शुरू कर देगी। अब जब ये एनोड है तो एनोड के ऊपर रिएक्शन क्या होगा, एनोड के ऊपर मतलब कि जो जिंक था, जिंक ने क्या किया, टूटना शुरू किया इन द फॉर्म ऑफ Zn2 पॉजिटिव, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए। किस फॉर्म में ये कन्वर्ट होना शुरू हो गया, Zn2 पॉजिटिव के अंदर। अब ये जो Zn2 पॉजिटिव था किस तरफ जाएगा, एनोड सॉरी
कैथोड की तरफ कि जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो किस तरफ मूव करते हैं, नेगेटिव प्लेट के अंदर। जब ये इसके पास आएगा तो इसके सरफेस के ऊपर ये स्टिक करना शुरू कर देगा, यहाँ पे इसकी लेयर बननी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो कैथोड के ऊपर रिएक्शन होगा वो कैसे होगा कि कैथोड Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये किस में चला जाएगा, Zn0 के अंदर, कि यहाँ पे जो कैथोड था उसके ऊपर जिंक का सरफेस इलेक्ट्रोप्लेट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक एनोड और कैथोड का रिएक्शन भी आ गया। इसके बाद आप इसका सेल रिएक्शन भी लिख सकते हैं, दोनों को ऐड करके इलेक्ट्रॉन्स दोनों साइडों पे बराबर हैं। आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स इससे कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आप इसको ऐड करके सेल रिएक्शन भी लिख सकते हो। और एक चीज़ इसमें जो बताई गई है कि प्रिकॉशंस क्या हैं, कि साइनाइड आयन जो है इसमें यूज़ किया जा रहा है, जो कि लाइफ के लिए ख़तरनाक है, पॉइज़न है। इसको जो ही आप, इंसान है, जानवर है, कोई भी जो लाइफ एग्जिस्टिंग बॉडी है, वो अगर इसको इनहेल करती है तो फ़ौरन से ये डेथ हो सकती है। जैसे कि उसने कहा कि अगर आप नदी नालों में डाल देते हो तो वहाँ से एनिमल आके पानी पीते हैं या एक्वेटिक लाइफ है तो वो ख़त्म हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको, नेक्स्ट पे मूव करें, ठीक है। अच्छा, अगला जो पार्ट है इसका, नेक्स्ट जो है यहाँ पे साइड बॉक्स के अंदर, अगर आपकी बुक के ऊपर आपको वो नज़र आ रहा है तो साइड बॉक्स पे हमें टिन प्लेटेड स्टील के हवाले से कुछ चीज़ें बताई गई हैं। कि यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है कि व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ टिन प्लेटिंग, या राइट डाउन द डेली लाइफ एप्लीकेशन ऑफ टिन प्लेटेड ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर लें। सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस, टिन प्लेटेड स्टील इज़ यूज टू मेक कैंस। अब टिन प्लेटेड के हवाले से मैंने आपको बताया था कि ये जो कैंस में यूज़ होता है फूड एंड बेवरेजेस। उसके बाद है इंडस्ट्रीज यूज टिन प्लेटेड स्टील कैंस, दिस इज़ बिकॉज द कंपोनेंट ऑफ फूड बेवरेजेस एंड प्रिजर्वेटिव्स कंटेन ऑर्गेनिक एसिड्स आर देयर साल्ट्स, ठीक है। अब इसकी रीज़न क्या है कि टिन प्लेटेड कैन या बॉक्सेस या इस तरह की चीज़ें हम क्यों यूज़ करते हैं, कि जितनी भी बेवरेजेस हैं या इस तरह के आइटम्स हैं उसमें ऑर्गेनिक एसिड या उनके साल्ट्स मौजूद होते हैं। वो करते क्या हैं कि दे में फॉर्म टॉक्सिक सब्सटेंसेस बाय रिएक्टिंग विद आयरन। अगर इसको हम आयरन बॉक्सेस के अंदर रखते हैं तो आयरन की क्रोजन या उसकी रिएक्शन से कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस जनरेट हो सकते हैं। फिर इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं कि द एसिड एंड साल्ट्स आर क्रूजिव, कि वो लोहे के साथ क्रोजन क्रिएट करेंगे। टिन प्लेटेड इज़ नॉन पॉइजनस एंड प्रिवेंट्स क्रोजन, ठीक है। तो आज का काम जो होगा वो यहीं तक होगा। कल जो होगा हम अगला इतना मुश्किल नहीं है, 2 हमारी इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग रह गई हैं, 3 टिन प्लेटिंग और क्रोमियम प्लेटिंग, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम 2 इलेक्ट्रोप्लेटिंग को फाइनल करेंगे। और आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन बता सकते हैं, नहीं तो हम अभी अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो मैं अभी आपसे तमाम बच्चों से इजाज़त चाहूँगा। खुश रहें, आबाद रहें। और दूसरा ये है कि जो लेक्चर आपके सामने या जो भी टीचर आपको काम दे के जाते हैं वो डेली बेसिस पे आप कंप्लीट करें। हमारे पास जो है वो 2 दिन बाकी हैं इंशाल्लाह इस समर कैंप में, तो इसको आप अच्छे तरीके से क्लासेस लें और इन चीज़ों को आप अपने लिए, आप तमाम बच्चों के लिए फ़ायदा मंद हो, ठीक है। मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इदरीस साहब से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।